हेलो दोस्तों, आज के इस बेहद खास सेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही शानदार और सच कहूं तो एग्जाम्स के नजरिए से एकदम हाई यील्ड विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चर्चा आपके लिए एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। तो बिना वक्त पर बात किए चलिए सीधे विषय पर आते हैं। अब देखिए, सबसे पहला और बड़ा ही दिलचस्प सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये कि इतिहासकार आखिर प्राचीन इतिहास की इतनी सटीक टाइमलाइन बनाते कैसे हैं, वो भी तब जब उस दौर की कोई लिखित डायरी या किताबें मौजूद ही नहीं है। सोच कर देखिए, असल में ये बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करने जैसा है, जहां बिखरे हुए छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी समझनी पड़ती है। और इसी ऐतिहासिक जासूसी को डिकोड करने के लिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम शुरू करेंगे इतिहास की जड़ों और प्रारंभिक मानव से, फिर पहली शहरी सभ्यताएं, वैदिक काल व महापाषाण, महाजनपद और उनका शासन, नए विचार और दर्शन, और अंत में विशाल मौर्य साम्राज्य। हजारों सालों के इतिहास को हम उन चुनिंदा तथ्यों में समेटेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, इतिहास की जड़ें और प्रारंभिक मानव। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये एग्जाम्स के लिए एकदम संजीवनी बूटी है। इन तारीखों को तो बिल्कुल पक्के तौर पे याद कर लीजिए। लगभग 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर पहली फसलें उगाई गईं। 4700 साल पहले हड़प्पा के शहर बसे। 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई और करीब 2500 साल पहले महाजनपदों का उदय हुआ। ये 4 माइलस्टोन आपके पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इतिहास के इस एकदम शुरुआती दौर को समझने के लिए एक शब्द को पकड़ लीजिए, आखेटक। आसान भाषा में कहे तो शिकारी और खाद्य संग्राहक। इनका पूरा जीवन बस भोजन और पानी की तलाश में यहां से वहां भटकने पर निर्भर था। अब एग्जाम के नजरिए से 2 फैक्ट्स तुरंत नोट कर लीजिए। पहला, भारत में कुरनूल की गुफाओं में सबसे पहले आग के इस्तेमाल के सुराग मिले थे। और दूसरा, करीब 12,000 साल पहले इंसानों ने जिस जानवर को सबसे पहले अपना पालतू बनाया वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पहली शहरी सभ्यताएं। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो शायद हर एग्जामिनर का फेवरेट है, हड़प्पा सभ्यता की अर्बन प्लानिंग। शहर 2 हिस्सों में बटे थे, ऊंचाई पर बना नगर दुर्ग यानी शासकों की जगह, और आम लोगों के लिए निचला नगर। इनकी जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम आज के कई आधुनिक शहरों से भी बेहतर थी, जिसमें बाकायदा ढकी हुई नालियां और मैनहोल थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार जिसमें पानी रोकने के लिए चारकोल की परत थी, और कालीबंगा तथा लोथल में मिले अग्निकुंड। ये फैक्ट्स बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, उनकी ईंटों का एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग पैटर्न था जिसने इन शहरों को हजारों सालों तक मजबूती से खड़ा रखा। आपको क्या लगता है ये शहर सिर्फ अपने आप में सिमटे हुए थे? बिल्कुल नहीं, इनका व्यापार नेटवर्क बहुत ही विशाल था। तांबा सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि ओमान जैसी दूर दराज की जगहों से भी आता था। और कांसे को बनाने के लिए जो टिन चाहिए होता है ना, वो सीधा अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। मतलब सोचिए, 4700 साल पहले भी एक प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क काम कर रहा था। अब आते हैं भाग 3 पर, वैदिक काल और महापाषाण। इतिहास को खंगालने के लिए 2 चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, पांडुलिपि और अभिलेख। और इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत क्रूशल है। पांडुलिपि यानी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स जिन्हें हाथ से ताड़ के नाजुक पत्तों या हिमालय के भूर्ज पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। जाहिर है ये समय के साथ आसानी से खराब हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, जिन्हें शासक पत्थरों या धातुओं जैसी सख्त चीजों पर खुदवाते थे ताकि उनके आदेश हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। है ना एकदम सिंपल लेकिन जरूरी डिफरेंस। साहित्य की बात करें तो हमारा सबसे पुराना स्रोत है ऋग्वेद। यहाँ एक शब्द आता है सूक्त, जिसका सीधा सा अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवताओं के लिए 1000 से ज्यादा सूक्त हैं जो प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत में रचे गए। अब एक ऐसा फैक्ट सुनिए जो एग्जाम्स में अक्सर लोगों को फंसा देता है। ऋग्वेद में सिंधु और सरस्वती नदियों का तो कई बार जिक्र है, लेकिन गंगा और यमुना का नाम सिर्फ एक बार आया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस वक्त ऋग्वेदिक लोगों का जीवन मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत तक ही सीमित था। अब जरा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। लगभग 3000 साल पहले वहां महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थरों वाली कब्रें बनाने का चलन शुरू हुआ।
इन कब्रों से एक खास तरह के काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। मजे की बात यह है कि कब्रों में लोहे के औजार और घोड़ों के कंकाल भी मिले, और एक ही परिवार के लोगों को बाद में उसी कब्र में दफनाने के लिए पत्थरों में पोर्ट होल यानी सुराख बनाए जाते थे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ब्रह्मगिरी की एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले, जबकि बाकी कब्रों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन। ये साफ दिखाता है कि उस समय भी समाज में अमीरी और गरीबी का कितना बड़ा फासला था। चलिए भाग 4 महाजनपद और शासन की ओर बढ़ते हैं। अब ये 1/6 यानी 1/6 का नंबर अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। इसे उस समय भाग कहा जाता था। हुआ ये कि महाजनपदों के राजाओं ने अब विशाल किले बनवाने और बड़ी बड़ी नियमित सेनाएं रखना शुरू कर दिया था। अब इतनी बड़ी फौज और किले का खर्चा कहाँ से आएगा? इसके लिए किसानों की कुल फसल का छठा हिस्सा यानी 1/6 कर के रूप में फिक्स कर दिया गया। ये भाग वाला सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं का ऑल टाइम फेवरेट है। अब इन दो दिग्गजों को देखिए, मगध और वज्जी। दोनों ही ताकतवर महाजनपद थे, लेकिन दोनों का सिस्टम एक दूसरे से एकदम अलग था। मगध एक राजतंत्र था, जहां सत्ता एक शक्तिशाली राजा के हाथ में होती थी। गंगा और सोन नदियों के पानी और लोहे के खदानों ने इसे बेहद ताकतवर बना दिया था। इसके बिल्कुल उलट था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये एक गण या संघ था, यानी रिपब्लिक। यहाँ कोई एक राजा हुक्म नहीं चलाता था, बल्कि एक पूरी सभा मिलकर आम सहमति से फैसले लेती थी। शासन प्रणालियों का ये कंट्रास्ट एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। भाग 5 नए विचार और दर्शन। शासन बदल रहा था तो समाज में नए विचार भी आ रहे थे। इसी दौर में भगवान बुद्ध ने आम लोगों की भाषा प्राकृत में अपने उपदेश दिए। उनके दर्शन का सबसे बड़ा पिलर था तृष्णा। बुद्ध ने समझाया कि हमारे सारे दुखों और परेशानियों की जड़ हमारी वो इच्छाएं हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती, वही तृष्णा है। और इस दुख के चक्र से बाहर निकलने के लिए उन्होंने आत्मसंयम और एक बैलेंस वाला मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। एक तरफ बुद्ध थे तो दूसरी तरफ उपनिषदों के विचारक और जैन धर्म के वर्धमान महावीर। इनके बीच का वैचारिक अंतर काफी दिलचस्प है। उपनिषदों का पूरा फोकस इंसान के भीतर के सत्य पर था। उनका मानना था कि व्यक्तिगत आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड अंततः एक ही हैं। और हाँ, इनमें गार्गी जैसी महिला विचारकों का बहुत बड़ा योगदान था। इसके उलट जैन धर्म का सबसे बड़ा उसूल था अहिंसा। किसी भी छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए बहुत ही सख्त और अनुशासित जीवन जीना पड़ता था। अब जो लोग ज्ञान की तलाश में अपना घर बार छोड़ देते थे, वो आखिर कहाँ जाते? उनके लिए एक बहुत ही संगठित व्यवस्था बनी, जिसे संघ कहा गया। आप इसे एक आध्यात्मिक परिवार मान सकते हैं। इस संघ के कड़े नियम कानून जिस किताब में लिखे गए हैं, उसका नाम है विनय पिटक। ये नाम याद रखिएगा। और जब बारिश के मौसम में इन भिक्षुओं का यहाँ वहाँ घूमना मुश्किल हो जाता था, तब उनके ठहरने के लिए जो स्थायी जगहें बनाई गई, उन्हें विहार कहा गया। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे बड़े टॉपिक पर। भाग 6 विशाल मौर्य साम्राज्य। भारत का ये पहला इतना बड़ा साम्राज्य यूं ही नहीं चल रहा था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सॉलिड था। पूरा सिस्टम चाणक्य के अर्थशास्त्र की नीतियों पर बेस्ड था। राजधानी पाटलिपुत्र के आसपास तो राजा का डायरेक्ट कंट्रोल था, लेकिन दूर के प्रांतों को अहम व्यापार मार्गों के जरिए कंट्रोल किया जाता था। यहाँ एक बहुत ही बारीक पॉइंट है जो एग्जाम्स में अक्सर आता है। मौर्य प्रशासन सिर्फ रेगुलर टैक्स नहीं लेता था, बल्कि वो नजराना भी इकट्ठा करता था। ये नजराना क्या है? ये कोई फिक्स टैक्स नहीं था, बल्कि लोग अपनी मर्जी या हैसियत के हिसाब से जो चीजें राजा को देते थे, उसे नजराना कहते थे। मौर्य साम्राज्य अपने पूरे चरम पर था, लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने इतिहास की पूरी दिशा ही पलटकर रख दी। कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक ने ये युद्ध जीत तो लिया, लेकिन कीमत क्या थी? 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। सोचिए, 1 लाख। खून खराबे के इस मंजर ने एक इतने बड़े विजेता राजा को अंदर तक ऐसा झकझोरा कि उसने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ने का फैसला कर लिया। और इसी भयंकर युद्ध के बाद जन्म हुआ अशोक के धम्म का। ध्यान दीजिए, धम्म कोई नया धर्म या पूजा पाठ का तरीका नहीं था। ये सिर्फ एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था, जीने का एक सही तरीका। अशोक ने इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया और अपने संदेश पत्थरों पे खुदवाए। इसके प्रचार के लिए धम्म महामात्य नाम के खास अधिकारी लगाए गए।
इसका मूल मंत्र बहुत सीधा था, बड़ों की इज्जत करो और सभी धर्मों का सम्मान करो। ये सिर्फ नैतिकता नहीं थी, बल्कि इतने बड़े और विविध साम्राज्य को बिना मिलिट्री के प्यार से बांध कर रखने की एक मास्टर क्लास पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। तो आज जब हम अपने नोटों और सिक्कों पर इन 4 शेरों को देखते हैं, तो एक बार सोचकर देखिए, क्या ये एक ऐसे ताकतवर राजा का प्रतीक है जिसने तलवार के दम पर दुनिया जीती थी, या फिर ये एक ऐसे सम्राट की विरासत है जिसने शांति और इंसानियत के लिए अपनी ही मर्जी से हथियार डाल दिए थे। इतिहास सिर्फ रटी रटाई तारीखें नहीं है दोस्तों, ये एक लगातार चलने वाली बहुत ही शानदार इन्वेस्टिगेशन है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी जोश के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।